Good afternoon, everyone. A very warm welcome to this informative session. I am Dr. Priyadarshini Nayak. Welcome you all in this session. Today, we are honored to have Dr. Sujata Kumari ma'am, an expert hand in the field of reproductive medicine and infertility. Thank you, ma'am. Welcome to this session. Thank you. Without any further delay, let's start the discussion. Ma'am, first to start with, what is exactly IVF and how it different from the natural conception? IVF इज बेसिकली जब कंसीव करने की प्रोसीजर को वी आर डूइंग इन द लैब। हम बहुत सारे मेथड्स जो नहीं हो पाते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, है ना। स्पर्म और एग जो होते हैं वो बॉडी के अंदर ट्यूब में जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो जब ड्यू टू सम इश्यूज वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो वो एग को रिट्रीव करके, एग को निकाल के जब हम उस प्रोसीजर को लैब में करते हैं, तब हम उसको IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल कंसेप्शन, बिकॉज वो बॉडी के अंदर होता है और यहाँ का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बॉडी के बाहर लैब में होता है। Okay, a very good information. So, ma'am, when a couple should see कि उनको एक IVF स्पेशलिस्ट के पास जाना है या उनको दिखाना है? देखिए, टुडे इट्स अ वेरी चेंजिंग एरा। पीपल अभी दे ऑल द पीपल, एवरी वन इज़ बिजी इन देयर लाइफ। लेट मैरिजेस, 30 के बाद मैरिज करते हैं, उसके बाद भी दे बिलीव कि नहीं अभी तुरंत प्रेगनेंसी नहीं लेना है। तो दीज फैक्टर्स आर कमिंग इन द वे। सो अगर आप 35 के अंदर हो और 1 ईयर हो गया है मैरिज से, यू आर प्रॉपरली कंज्यूमेटिंग, आप प्रॉपरली रिलेशनशिप में हैं और नहीं कंसीव कर रहे हैं, तो यू शुड कंसल्ट योर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन डॉक्टर फॉर फर्टिलिटी। और अगर आप 35 ईयर्स से प्लस हो, तो दिस पीरियड ड्यूरेशन वी यूजुअली डिक्रीज टू 6 मंथ्स, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिसको हम ओवेरियन रिजर्व बोलते हैं, वो भी बॉडी का रिड्यूस होते जाता है। तो इट्स नेसेसरी कि हम अर्लियर उसमें स्टेप्स ले, इसीलिए 6 मंथ्स के अंदर ही दिखा देना इट्स गुड। Yes, ma'am. Ma'am, are you nowadays are you seeing younger people more often या IVF सिर्फ older people या more than 30 या 35 के लिए ही लिमिटेड है? IVF हमेशा कॉज बेस्ड होता है। तो ऐसा है कि आजकल के लाइफस्टाइल में एक प्रॉब्लम, जैसे आपने बहुत सुना होगा, PCOD। PCOD बहुत कॉमन है, जिसमें ओवुलेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत बार वो सिंपल मेडिकेशन से एंड सिंपल प्रोसीजर से रिजॉल्व नहीं होते। इन दीज कंडीशन मेनी टाइम्स वी हैव टू गो फॉर IVF। देन मैनी कपल्स इन दैट मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पहले से ग्रो कर रहा है, तो मेल्स में इनफैक्ट वी से बियॉन्ड 40 जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इतना हीट एक्सपोजर, वो लोग जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़, सब कुछ इतना लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है कि आजकल हमें देखने को मिलता है कि मोटिलिटी कम है। जब भी हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इस चीज़ों में भी हमें IVF लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा एज में IVF करना है या वही लोग एलिजिबल हैं। आपको प्रॉपरली एसेस करना है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, बिकॉज IVF को प्रॉपर एक कॉज होना चाहिए। आइदर उसके ट्यूब्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ओवुलेशन कैसे भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या फिर मेल फैक्टर्स साथ में इतने प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हम नॉर्मली ड्यू टू सम मेडिकेशन, सम ट्रीटमेंट कंसीव नहीं करा पा रहे। तो टेकिंग डिसीजन, नॉट डिलेइंग मच, नॉट सो अर्ली। ऐसा नहीं कि पेशेंट आया एंड यू गो फॉर IVF, वैसा भी नहीं है। बट यू हैव टू प्रॉपरली कैटेगराइज योर पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली टेक द पेशेंट फॉर IVF. Yes, ma'am. A very myth busting information ma'am gave just now. Ma'am, we hear a lot about IUI and IVF. So please enlighten us regarding what is IUI and IVF and इन दोनों में से क्या डिफरेंस है? How the difference between those procedure? आप IUI को हम लोग पहले समझते हैं। IUI प्रोसीजर जो है, इसमें ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है और इसमें पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा विग्रस ट्रीटमेंट में नहीं जाना पड़ता है। जैसे अगर कोई मेल फैक्टर है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा काउंट्स कम आ रहे हैं, थोड़ा मोटिलिटी प्रॉब्लम हो रही है,
और अगर फीमेल में कोई भी फैक्टर नहीं मिलता है, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, हमने पेशेंट को पूरी तरह से एनालाइज किया, टेस्ट किया, बट एवरीथिंग कम्स इन नॉर्मल, सो इन दीज सम ऑफ द सिचुएशन हम आईयूआई करते हैं। आईयूआई बेसिकली होता है टू मॉनिटर ओवुलेशन, हम उनका एग फॉर्मेशन कराते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग हम उस पर्टिकुलर टाइम में गुड क्वालिटी स्पर्म्स को कलेक्ट करके हस्बैंड से उसको उनकी बॉडी के अंदर डालते हैं। सो इट इज़ नॉट अ मेजर प्रोसीजर, जस्ट अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, जिसमें हम गुड क्वालिटी स्पर्म को टाइम कैलकुलेट करके पेशेंट के अंदर डालते हैं। तो दिस इज़ आईयूआई। और आईवीएफ डिफरेंट है, जिसमें कि ऑलमोस्ट most of the procedures are done in the laboratory, including fertilization. So IVF is a bigger step, and IUI हम समझ सकते हैं is a small step in the treatment of infertility. Thank you, ma'am. Ma'am, how long the entire IVF journey takes from the first consultation till the patient get pregnant? देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी होने में कितना टाइम लगेगा वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन इन एन एवरेज पकड़े तो अगर आपका एवरीथिंग कम्स टू फेवरेबल और सब कुछ अगर अच्छे से हुआ तो आई कैन से 3 to 4 months टाइम, बिकॉज फर्स्ट मंथ हम एनालाइज करते हैं पेशेंट्स को, मतलब कपल्स को, देन अकॉर्डिंगली वी डू सम प्री ट्रीटमेंट बिफोर गोइंग फॉर दिस आईवीएफ साइकिल, जिसमें हम एग को बॉडी से निकालेंगे, रिट्रीव करेंगे और साथ में हम उसको फर्टिलाइज करेंगे। हमारा जो प्रोसीजर होता है उसमें हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेस जो भी एम्ब्रायो, भ्रूण बोलते हैं जिसको, जो बन जाते हैं, हम उनको प्रिजर्व करते हैं, हम उनको फ्रीज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसीजर। तो इस तरीके से फिर हम प्रॉपरली पेशेंट को एसेस करके उसके नेक्स्ट साइकिल्स या नेक्स्ट साइकिल में जाके उस एम्ब्रायो को उनकी बॉडी के अंदर डाला जाता है, और अगर वो सक्सेसफुली इम्प्लांट हो गया तो उसके अगले महीने से प्रेगनेंसी आ जाती है। तो इन ए शॉर्ट वी कैन से इफ एवरीथिंग गोज वेल 3 to 4 months पीरियड में from starting from the IVF planning to going for the first pregnancy positive test can take. ओके मैम, प्रेगनेंसी रहने के बाद मैम जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको मैम प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं उनके साथ जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाते हैं? हाँ, देखिए, हम कैलकुलेट करके तो नहीं कर सकते, हम पेशेंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ एग्स जितने पेशेंट्स के होंगे और जितने हम रिट्रीव कर पाएंगे वो हमेशा ही हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हम अकॉर्डिंगली जितने भी एग्स होते हैं, बिकॉज एग्स को बॉडी के अंदर छोड़ना भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, हम छोड़ नहीं सकते, तो हम उन सारे एग्स को उनसे निकाल लेते हैं। देन जो भी फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रायोज बनते हैं, तो आज के टाइम में कोई भी वेस्ट नहीं किया जाता है, हम लोग उसको सबको फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज करके हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं। और आज के टाइम में तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो फ्रोजन एम्ब्रायो को वापस रिलीव करके, थॉ करके, मतलब उसको वापस नॉर्मल कंडीशन में ला के प्रेगनेंसी और बेबी किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ बून फॉर द मेडिकल साइंस, जिसमें कि एक भ्रूण एम्ब्रायो को हम कितने सालों तक फ्रीज करके रखते हैं और फिर वापस उसको नेचुरली लिविंग प्रोसीजर में लाते हैं और उससे वापस एक बेबी बनाते हैं। यस मैम, वेरी गुड इंफॉर्मेशन मैम गेव जस्ट नाउ। इसके बाद आइए जानते हैं कि एवरी ट्रीटमेंट कम विथ, लोगों को लगता है कि एवरी ट्रीटमेंट कम्स विथ पेन, सो मैम प्लीज़ एनलाइटन अस कि ड्यूरिंग द IVF ट्रीटमेंट इज देयर एनी पेनफुल प्रोसीजर यू आर डूइंग और इट इज़ पेनलेस? अभी कम्प्लीटली पेनलेस तो नहीं बोल सकते, बिकॉज अभी के टाइम में जितने भी एग फॉर्मेशन के मेडिकेशन आते हैं वो इंजेक्टेबल फॉर्म्स में आते हैं। हमारे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि टैबलेट फॉर्मेशन से हम उतना अच्छा एग स्टिमुलेशन कर पाएँ कि उसी में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना फिल हो जाए। तो अभी वही एक पेनफुल पार्ट होता है जो इंजेक्शन पेशेंट्स को लेने पड़ते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज एग्स। तो वही शुरू के कुछ द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल 10-15 दिन कुछ इंजेक्टेबल्स पे रहना पड़ता है। तो दैट इज़
आप कह सकते हैं थोड़ा सा पेनफुल पार्ट रहता है, बट अदरवाइज जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे कि जब हम एग निकालते हैं तो उस समय पेशेंट को हम पेन दे के नहीं करते, पेशेंट को लाइटली हम थोड़ा एनेस्थीसिया दे के, ताकि उसे कोई पेनफुल ना हो, हम लेते हैं। एम्ब्रायो ट्रांसफ़र तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, जब भ्रूण को बॉडी के अंदर डाला जाता है वो भी कुछ खास पेनफुल नहीं होता है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लोग जैसे इंसुलिन लगाते हैं इंजेक्शन, जब ज़रूरी होता है तो रोज़ लगाते हैं, है ना, ताकि वो डायबिटीज़ से फ्री रह सके और उनका आगे का लाइफ अच्छा रह सके। वैसे ये बस छोटे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और वो भी बिल्कुल छोटे छोटे नीडल्स रहते हैं, जो कि लगाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है और उतना पेनफुल नहीं रहता है। हाँ, अगर आप इस चीज़ को छोड़ दें तो बाकी अदरवाइज इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। Yes, ma'am. I hope most of the people have got relief by this information, ma'am. Uh, Ma'am, during the procedure, is पेशेंट को बेड रेस्ट रहना या बहुत रेस्ट लेने की ज़रूरत है? क्या वर्किंग वुमेन को ज़्यादा छुट्टी लेना या प्रॉपर प्लान करके करना ज़रूरी है, या वो अपने वर्किंग शेड्यूल के साथ भी आईवीएफ प्लान कर सकते हैं? वर्किंग शेड्यूल के साथ आईवीएफ आराम से प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ ही पॉइंट्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा या थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। तो अगर आप उतना मैनेज कर सकते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट दूर दूर से भी आते हैं, जब वो दूर से आते हैं तो हम स्टार्टिंग में बुलाते हैं, फिर 5-10 डेज छोड़ के बुलाते हैं। ऐसे करके हम उनका टाइमिंग मैनेज करते हैं ताकि उनका टाइम भी सेव हो जाए और उनका प्रोसीजर भी प्रॉपरली हो जाए। हाँ, जब हम एग्स को निकालते हैं उस दिन थोड़ा उनको रहना पड़ता है, हॉस्पिटल स्टे नहीं लगता, लेकिन हाँ उनको यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा रहना पड़ता है और थोड़ा 1-2 दिन रेस्ट, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कितना कितना ससेप्टेबल है टू पेन, कैसी उसकी पेन से फ्लेक्सिबिलिटी है, उस हिसाब से लोग अलग अलग रेस्ट लेते हैं। बट अदरवाइज वो स्टार्टिंग के प्रोसीजर में इतना ज़्यादा लीव लेने का या घर पे बेड रेस्ट करने का नहीं रहता है। हाँ, एक बार जब हम एम्ब्रायो डालते हैं तभी भी हम बेड रेस्ट नहीं बोलते, बट हाँ बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट में कोई भी एग्रेसिव काम नहीं करेंगे, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ पे ही रहेंगे, कोई भी हैवी वर्क करना, ज़्यादा ये सब करना अवॉइड करेंगे। तो इफ़ यू हैव मतलब ऐसा जॉब है आपका जिसमें ज़्यादा आपको एक्सर्ट नहीं होता है, तो आप इजीली बैलेंस करके आप आईवीएफ प्रोसीजर करवा सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट आइए जानते हैं मैम, इन आईवीएफ प्रोसीजर इज इट मैंडेटरी टू गो फॉर ट्विंस या ट्रिपलेट, या कपल कैन चूज सिंगलटन प्रेगनेंसी ऑल्सो? देखिए, चूज़ से बड़ी बात, अभी तो इतना गाइडलाइंस और इतने चेंजेस आ गए हैं, एआरटी लॉ आ गया है, तो कॉम्प्लिकेशन ना तो डॉक्टर चाहता है, ना तो लॉ चाहता है, ना पेशेंट चाहता है। तो बेस्ट है, अभी तो यही बोला जाता है कि एक ही एम्ब्रायो आप ट्रांसफ़र करें ताकि एक ही सिंगलटन प्रेगनेंसी हो। ट्विंस बहुत मैक्सिमम हो तो आप 2 ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पहले जैसे आपने बहुत सुना हुआ ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, 3-3 हैं, 4-4 हैं, क्वाड्रुपलेट प्रेगनेंसी, तो ये सब आजकल कॉमन नहीं है। आइदर 1 और 2, दैट इज़ ऑलमोस्ट, और 1 तो बहुत मैनी सेंटर्स इंक्लूडिंग अस वी आर फेवरिंग सिंगलटन प्रेगनेंसी, इसीलिए हम सिंगल ट्रांसफ़र करते हैं। और आज के टाइम में मल्टीपल प्रेगनेंसी विथ आईवीएफ बहुत पहले से कम हो गया है। ट्विन प्रेगनेंसी समटाइम अकर्स, कभी कभी बाद में भी वो एम्ब्रायो मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा हो सकता है, बट पहले की तरह ट्रिपलेट्स, क्वाड्रुपलेट्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और कॉम्प्लिकेशन अभी उतने नहीं होते। ओके, थैंक यू मैम। आफ्टर प्रेगनेंसी मैम, जो आईवीएफ से बेबी जन्म लेते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस फ्रॉम द नेचुरल कंसेप्शन बेबी, या कोई अदर एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस होते हैं आईवीएफ बेबीज में? नहीं, इन ग्रॉस ऐसा तो बहुत प्रोमिनेंट नहीं आया है कि बच्चे एबनॉर्मल हो जाएंगे या बहुत डिफेक्टिव हो जाएंगे, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। हाँ, कुछ चीज़ें देखी गई हैं, जैसे बेबीज़ का वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, मदर में कभी कभी बीपी शुगर के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, बट बच्चा जो आईवीएफ से होता है वो एबनॉर्मल होता है या डिफेक्टिव होता है, या कह सकते हैं कि वो नेचुरल बेबी नहीं है। आप वो बेबी को देख के बता ही नहीं सकते कि वो बेबी आईवीएफ बेबी है। सो आईवीएफ बेबी भी बाद में आपको सेम टू सेम लाइक नॉर्मल अदर बेबीज ही समझ में आता है। जो पर्सन को नहीं पता वो कभी नहीं समझ सकता कि वो एक आईवीएफ बेबी है। सो मतलब इतना डरना कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, एबनॉर्मल बच्चा होगा, ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ प्रोसीजर में भी उतने ही हेल्दी बेबीज होते हैं। यस मैम, थैंक यू मैम।
आईवीएफ के दौरान मदर को जो इंजेक्शंस लगते हैं उसमें फ्यूचर में कोई भी मदर की हेल्थ में कोई कंसर्न है क्या मैम? ये अभी एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक पे हम जा रहे हैं। अभी तक कुछ इतना विगरस डेटा सामने नहीं आया है जो प्रूव कर सके कि आईवीएफ के इंजेक्शन से कैंसर हो रहा हो या कोई भी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो रहा हो। बट दीज थिंग्स आर कमिंग, मतलब कमिंग एज क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल ओवर। सो अभी ये कह देना कि कुछ भी नहीं होगा और ये भी कह देना कि कुछ होगा, ये दोनों ही मेरे लिए बोलना अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कुछ भी प्रूवन नहीं है। बट ये भी मैं कहना चाहूँगी, जो चीज़ प्रूवन ही नहीं है कि इससे प्रॉब्लम होगा, उससे डर के आप पीछे हट जाओगे तो शायद एक ब्लेसिंग जो आपको मिल सकती थी वो रह जाएगी। सो ये दीज आर, मतलब बहुत रेयर केसेस किसी किसी में आए हैं कि बाद में उनको कोई ओवेरियन कैंसर या कुछ भी ऐसा कैंसरस ग्रोथ हुआ, बट दीज आर वेरी रेयर। And to correlate that cancer with this IVF is, I don't think it's justifiable, है ना? तो कोई भी चीज़ को justifiable बोलने के पहले हमको वैसा डेटा होना चाहिए हमारे पास कि हम बोल सके कि this is the cause for this problem. So इतना मैं कहूँगी कि इतना भी अभी कुछ वैसा नहीं है कि हम डर के पीछे हटे। अब अभी के प्रेजेंट टाइमिंग के हिसाब से इंजेक्शंस आर क्वाइट सेफर एंड वी कैन गो फॉर इट। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, इज द ट्रू कि आईवीएफ लीड टू गारंटेड प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राई? बहुत लोगों का question ये तो ऐसी बात आपने कर दी है कि फर्स्ट टाइम में प्रेगनेंसी अगर सबका पॉजिटिव होने जाए तो सबसे ज़्यादा खुश हम ही होंगे। सो हम दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। हमारी कोशिश यही रहती है कि फर्स्ट टाइम में ही हमेशा प्रेगनेंसी हो जाए, बट डिपेंड्स इन अ लॉट ऑफ फैक्टर। जैसे कि बहुत एजेड पेशेंट जो 38, 39, 40 में हमारे पास आते हैं, या कभी कभी स्पर्म फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि एम्ब्रायो डजंट कम विद अ वेरी गुड क्वालिटी, एंड कभी कभी ऐसा भी होता है यूट्रस इज नॉट एबल टू टेक दैट एम्ब्रायो इनसाइड एंड टू लेट इट ग्रो इनसाइड द यूट्रस। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और फर्स्ट टाइम में ही पॉजिटिव हो जाए ये बोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। in fact we can say 50 to 60, sometimes 70% तक भी chances जाते हैं for a positive pregnancy. So there are good chances depending on what is the cause, what are the factors in both the couples, और उसी हिसाब से हमको मिलते हैं। बाकी कोशिश तो हमारी 100% रहती है कि हम फर्स्ट साइकिल में ही एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी के साथ आगे बढ़ें। यस मैम। मैम, आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान is there any impact of lifestyle changes like diet modification, exercise can help them? ये लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को अफेक्ट करती है। वो आपके लिए आपका नॉर्मल हेल्थ हो या फिर वो आपके लिए आपका फर्टाइल हेल्थ हो। तो फर्टिलिटी के लिए भी आपका हेल्दी रहना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों के लिए है। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग आपके डाइट में बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सो दैट आपके बॉडी के एसेंशियल वाइटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स फिल रहें। स्ट्रेस बिल्कुल रिलीव करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज। अगर हस्बैंड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह कुछ करते हैं या बहुत स्ट्रेसफुल उनका जॉब है, सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मतलब आजकल सारे सेंटर्स एंड इनफैक्ट बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में ये डिबेट होता है कि पेशेंट्स को स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस भी उतना ही इम्पैक्ट करता है नेगेटिव pregnancy test after IVF पे। So all these factors play a major role। तो हम हमेशा पेशेंट लोग को बोलते हैं कि अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, आपका डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्लीप, आपका स्ट्रेस फ्री, एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम, इफ वन साइकिल ऑफ आईवीएफ फेल हो जाता है देन व्हाट इज द फर्दर स्टेप, एंड कितने दिनों के बाद उनको फिर से ट्राई करना चाहिए? तो व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर दोज पीपल? देखिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप बैक टू बैक ट्राई नहीं कर सकते, बट स्टिल फॉर द पेशेंट्स कंफर्ट लेवल हम बोलते हैं कि यू कैन टेक अ गैप ऑफ 1 to 2 months एंड यू कैन ट्राई अगेन।
सो बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ बैक टू बैक एम्ब्रायोज मतलब oocytes कलेक्ट करके एम्ब्रायो को फ्रीज करते हैं, एम्ब्रायो को पूल करते हैं. सो अगर आपका एक साइकिल अगर फेल हो जाता है, so discussing with your doctor and your all the scenarios, all the factors, हम within a short gap of few months हम वापस से ट्रायल कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Ma'am has explained a very nicely and very informatively about the IVF pregnancy and the reproductive health fertility awareness. So finally, ma'am, what will be your final message to the couple जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं बट विथ हेजिटेंट एंड फीलिंग सेम टू कंसल्ट ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट? खास करके वो सेक्टर्स जिसमें थोड़ा मेल या फीमेल ईगो इश्यूज आ जाते हैं और वो नहीं आ पाते हैं हमारे पास. बहुत लोग हेजिटेट करते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम के लिए कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे. सो आई वुड लाइक टू से प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम. अगर आप उसको छुपाएंगे, अगर आप उसको दबाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाती है. और फर्टिलिटी एक ऐसा इशू है कि आप जितना उसको टाइम जाने देंगे उतना वो आपकी रिड्यूस होते जाएगी, आपकी कैपेसिटी टू हैव अ फ्यूचर बेबी रिड्यूस होते जाएगी. सो आई वुड से टू ऑल द कपल्स ट्राइंग फॉर कंसेप्शन, सो पहला तो चीज़ आफ्टर मैरिज प्लीज़ डू नॉट डिले योर प्रेगनेंसी, प्लान फॉर प्रेगनेंसी एज अर्ली एज पॉसिबल. एंड अगर नहीं हो रहा है विद इन 1 year ऑफ प्रॉपर ट्राइंग बिटवीन योर सेल्फ, तो स्टॉप हेजिटेटिंग. ये एक ऐसा चीज़ है, नेचर ने बनाया ही ऐसा है सो दैट द फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स कम्स एंड द लाइफ गोज ऑन. सो इसमें हेजिटेट करने की कोई बात ही नहीं है. जितना आप ओपन 1-to-1 डिस्कस करोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा. सो आई वुड से कि प्लीज़ ऑल द कपल्स ट्राइंग, डोंट हेजिटेट, कम टू योर डॉक्टर, हैव 1-to-1 डिस्कशन विथ योर डॉक्टर and have a happy outcome. Thank you, ma'am. Thank you so much for the informative session. We are honored to have today. Thank you, ma'am. Thank you.